स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल से लगातार एक खबर चल रही है कि भारत का जो सरकारी बॉन्ड्स है उसको जेपी मॉर्गन इंडेक्स में शामिल किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर आप सबको पता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं भारत के अंदर, या तो आप इक्विटी में करते हैं ज़्यादातर, या फिर आप डेट में करते हैं। इक्विटी का मतलब हो गया जब आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं। डेट क्या होता है? जब आप किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाते हैं जहाँ पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट जो है, रिटर्न है, मिलता रहता है। जैसे आपको पता है, सरकार जो है हर साल बॉन्ड जारी करती है। क्यों? क्योंकि सरकार का डेफिसिट होता है, सरकार का जितना रेवेन्यू होता है सरकार उससे ज़्यादा खर्चा करती है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करती है उसके लिए सरकार बॉन्ड्स जारी करती है और वो पैसा आपसे कलेक्ट करती है। तो आप इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड्स के अंदर और वो जो पैसा है वो एक तरह से इंटरेस्ट के तौर पर आपको मिलता रहता है। मान लीजिए सरकार ने कहा कि 6% का इंटरेस्ट होगा, तो आपको हर 100 रुपए पे 6 रुपए मिलते रहते हैं। तो यहां पर बड़ी खबर आई है। देखिए, यहां पर एक बहुत मायने रखता है कि भारत का सरकारी बॉन्ड्स किसी ग्लोबल इंडेक्स के अंदर शामिल किया गया हो। यह खबर आप देख सकते हो, इंडिया सेट फॉर बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इनफ्लोज एज बॉन्ड्स ज्वाइन जेपी मॉर्गन इंडेक्स। मतलब कि भारत के अंदर बहुत सारा पैसा आने वाला है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आएंगे ये वाले कदम की वजह से। तो इसको थोड़ा हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या, इसका मतलब क्या है, इसका असर क्या होगा। इन्फ्लेशन होगा भारत के अंदर, तो वो कैसे कंट्रोल करेगी। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि 30 जून तक आपके पास मौका है हमारा जो सेल है उसका ज्यादा फायदा उठाने का। अगर आप 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे जितने भी जीएस फाउंडेशन के बैचेस हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में आप ले सकते हैं। बस आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, बताया यह जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो सरकार बॉन्ड्स जारी करती है, उसको जेपी मॉर्गन के इमर्जिंग मार्केट्स बॉन्ड इंडिसेस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा आज से। मतलब आज 28 जून से इसको लिया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल की तरह समझाना चाहता हूं। देखिए, भारत के अंदर आपने सेंसेक्स के बारे में सुना होगा। सेंसेक्स क्या है? ये भी एक प्रकार का इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब हो गया कि हमारे देश के अंदर जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आपको पता ही होगा 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। लेकिन सेंसेक्स के अंदर कितनी कंपनीज इंक्लूड की जाती हैं? सिर्फ 30 कंपनीज, जो टॉप की 30 कंपनीज होती हैं। अलग अलग क्राइटेरिया होता है, हर 6 महीने में यह भी चेंज होता रहता है और अलग अलग वेटेज होता है इसका भी। जैसे कि यहां पर अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो जब से एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक को मर्ज किया गया है, सबसे ज्यादा वेटेज यहां पर सेंसेक्स के अंदर इसी का आपको देखने को मिलेगा। तो वेटेज ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर एचडीएफसी बैंक में ज्यादा उतार चढ़ाव आएगा, तो वही असर आपको सेंसेक्स के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो यह होता है सेंसेक्स, मतलब एक इंडेक्स है जिसमें ग्रुप ऑफ आपको कंपनीज देखने को मिल रही हैं। उसी प्रकार से ग्लोबल इंडिसेस होते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं जेपी मॉर्गन का एक इंडेक्स है जिसके अंदर दुनिया भर की जो इमर्जिंग मार्केट है, जैसे भारत हो गया, ब्राजील हो गया, साउथ अमेरिका के अंदर साउथ अफ्रीका हो गया, इस तरह के कई सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उनमें से कौन से देश का जो बॉन्ड है वो इस इंडेक्सेस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लो भारत के सरकारी बॉन्ड्स को अगर इंक्लूड किया जा रहा है इसके अंदर, इसका मतलब हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मतलब हमारा जो बॉन्ड का वैल्यू है वो एक तरह से बेहतर होगा ना दुनिया भर के अंदर, क्योंकि हमारा जो बॉन्ड है वो ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल इंडेक्सेस के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। सेम उसी प्रकार से जैसे सेंसेक्स के अंदर जब भी कोई कंपनी आती है तो उसमें तेजी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, लोग यहां पर पैसा डालते हैं, उनको लगता है कि ये बेटर कंपनीज हैं, लार्ज कैप कंपनीज हैं। तो ये एक तरह से प्रतिष्ठा का सवाल हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहां पर अब बोला गया है कि भारत का जो सरकारी बॉन्ड्स है वो इस इंडेक्सेस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। और ये कब से कब तक रहेगा? ये आज 28 जून से लेकर अगले 10 महीने तक 31 मार्च 2025 तक इसको इंक्लूड किया जाएगा। तो इन 10 महीने के अंदर बताया जा रहा है कि भारत में बिलियंस ऑफ डॉलर्स आएंगे। अब देखिए, जाहिर सी बात है, जब इतना सारा पैसा भारत में आएगा तो यह हमारे लिए अच्छा है। हम कई सारी चीजों को मैनेज कर पाएंगे। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, जो अभी $650 बिलियन के आसपास चल रहा है, ये और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ इन्फ्लेशन का भी खतरा है, तो वो आरबीआई को कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा। खैर,
इसके बारे में अनाउंसमेंट कब हुआ था? वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो अनाउंसमेंट था कि भारत का सरकारी बॉन्ड्स इंक्लूड किया जाएगा, ये पिछले साल ही आ गया था। पिछले साल सितंबर के महीने में जेपी मॉर्गन ने एक्चुअली एक इंडेक्स गवर्नेंस रिव्यू किया था और उसके अंदर डिसीजन लिया था कि जून 2024 से भारत का सरकारी बॉन्ड्स इस इंडेक्सेस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा और फाइनली ये हो चुका है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि भारत का जो सरकारी बॉन्ड होगा इस इंडेक्स के अंदर उसमें भारत का वेटेज कितना होगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे सेंसेक्स है, इसके अंदर 30 कंपनीज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक कंपनी का सेम वेटेज है। अलग अलग कंपनीज का अलग अलग वेटेज है। एचडीएफसी बैंक का सबसे ज़्यादा है, फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज का आपको देखने को मिलेगा। तो जितनी बड़ी कंपनीज होगी उसका वेटेज ज़्यादा होता है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि भारत का जो वेटेज है अभी मान लो थोड़ा कम होगा, 5%, 6% वेटेज होगा। आगे चलकर मैक्सिमम हमारा जो वेटेज है वो 10% तक हो सकता है। और जितना ज़्यादा वेटेज होगा मतलब यहाँ पर भारत में पैसे आने के उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, डॉलर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे कि भारत का सरकारी बॉन्ड्स ग्लोबल इंडेक्स के अंदर इंक्लूड हो रहा है। इसकी वजह से जो निवेशक हैं, फॉरेन के निवेशक हैं, वो सरकारी बॉन्ड्स के अंदर ज़्यादा पैसा डालना चाहेंगे। ठीक है, उनको भरोसा होगा इसके ऊपर। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि भारत के कितने सरकारी बॉन्ड्स वो इंक्लूड होंगे। देखो यहां पर आपको एक चीज बता दूं कि मैंने आपको क्या बोला कि भारत सरकार बॉन्ड्स जारी करती है आरबीआई के माध्यम से। आपको पता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस वगैरह आप जानते होंगे अगर इकोनॉमी के बारे में पढ़े हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जो बॉन्ड्स जारी किया, ऑब्वियस सी बात है, सरकार ने तो 50 साल पहले भी बॉन्ड्स जारी किया होगा, सरकार ने 10 साल पहले भी बॉन्ड्स जारी किया होगा, क्योंकि हर साल करना ही पड़ता है। यहां पर कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सरकार, मान लो अगर सरकार का रेवेन्यू आ रहा है 30 लाख करोड़ का, लेकिन सरकार खर्चा कर रही है 40 लाख करोड़ रुपए। बजट के अंदर आप देखना तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, 10 लाख करोड़ का, 15 लाख करोड़ का। तो उसमें से थोड़ा बहुत सरकार मैनेज कर देती है, सरकारी कंपनीज वगैरह का हिस्सा बेच देती है तो सरकार को पैसे आ जाते हैं। लेकिन स्टिल 10-15 लाख करोड़ रुपए सरकार कहां से लाएगी? तो उन सब के लिए सरकार बॉन्ड जारी करती है। अब हर एक बॉन्ड का अगर आप मैच्योरिटी देखोगे तो अलग अलग होता है। कोई बॉन्ड होता है 30 साल की मैच्योरिटी का होता है, कोई बॉन्ड होता है 10 साल की मैच्योरिटी का, अलग अलग होता है। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, यहां पर ये मैच्योर हो रहा है, ये वाला जो बॉन्ड है आपका, ये नवंबर 2073 में मैच्योर होगा। आप समझिए, ये 2064 में मैच्योर होगा, कोई 2050 में मैच्योर होगा, ये 2032 में मैच्योर होगा। मतलब इतने लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि यहां पर जो बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं उसके लिए सरकार को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है ना। और इसीलिए आप देखिए कि सरकार का ज्यादातर हिस्सा, सरकार जो भी यहां पर खर्च करती है ना, उसका लगभग 20% हिस्सा, मान लो सरकार 100 रुपए खर्च कर रही है इस साल के बजट में, तो उसमें से 20 रुपए तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में ही चले जाते हैं, क्योंकि इतने सालों से सरकार ने पैसा बोरो किया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। फिर यहां पर जब समय आता है मैच्योरिटी का तो सरकार को वो प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना होता है। ठीक है, तो यहां पर जो इंडेक्स के अंदर भारत के सरकारी बॉन्ड्स इंक्लूड किए जा रहे हैं, उसमें से 23 इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इंक्लूड किया जाएगा, 23 प्रकार के बॉन्ड्स को। और इसकी टोटल वैल्यू अगर आप देखोगे ना, इन बॉन्ड्स की वैल्यू कितनी है, वो है 27 लाख करोड़ रुपए। आप सोच के देखिए, मतलब यहां पर $330 बिलियन आप कह सकते हैं। अब देखिए क्या होता है ना कि यहां पर आप में से कई लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर यहां पर 23 इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ही क्यों इंक्लूड किया जा रहा है। देखो यहां पर जो जेपी मॉर्गन है उसका कहना है कि हम कुछ सिलेक्टेड बॉन्ड्स को ही इंक्लूड करेंगे जो बेटर क्वालिटी के हैं, जो हमारे क्राइटेरिया से मैच करते हैं। जैसे कि वो बॉन्ड जो कि फुल्ली एक्सेसिबल रूट है जिसमें अलाउ किया हुआ है। फुल्ली एक्सेसिबल रूट मैं आपको बताता हूं। बेसिकली आरबीआई ने क्या किया था 2020 में, यहां पर जो एनआरआईज हैं, ठीक है, जो नॉन रेसिडेंट इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये बोल दिया कि आप भारत के सरकारी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर लीजिए जितना चाहे। मतलब क्या होता है ना कि सरकार कुछ सीलिंग लगा देती है कि इससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो फुल्ली एक्सेसिबल रूट्स वाले बॉन्ड होते हैं उसमें कोई सीलिंग नहीं होती है, जितना चाहे आप पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट कर दो। तो वो एक क्राइटेरिया है। तो जेपी मॉर्गन का कहना है कि हमने उन्हीं बॉन्ड्स को सिलेक्ट किया है जो कि फुल्ली एक्सेसिबल रूट के अंदर आते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर और भी कई क्राइटेरिया है, जैसे उसकी मिनिमम जो आउटस्टैंडिंग वैल्यू है उस बॉन्ड्स की $1 बिलियन होनी चाहिए। उसका जो मैच्योरिटी है वो कम से कम 2.5 साल का बचा होना चाहिए। मान लो कोई सरकार ने 50 साल पहले बॉन्ड जारी किया होगा और अब उसका मैच्योरिटी डेट अगले साल होगा, तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मिनिमम कम से कम 2.5 साल का मैच्योरिटी डेट उसमें बचा होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन यह है कि इस कदम की वजह से भारत को क्या फायदा होगा। भारत के अंदर जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसा होता है तो पॉजिटिविटी आती है इन्वेस्टर्स के अंदर, वो इसके अंदर निवेश करते हैं। और बताया जा रहा है कि इसकी वजह से हर महीने लगभग $2 बिलियन से लेकर $2.5 बिलियन तक
भारत में आएगा। मतलब ओवरऑल आप कहिए अगले 10 महीने के अंदर 20 से 25 बिलियन डॉलर भारत में आ सकता है। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको बता दूं, HSBC की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि पिछले साल जब इसके बारे में अनाउंसमेंट किया गया था ना सितंबर में, तब से लेकर अभी तक ऑलरेडी 10 बिलियन डॉलर आ चुका है। यहां पर अभी भी बहुत सारा पैसा आना बाकी है, जिसकी वजह से भारत में एक पॉजिटिविटी आएगी। खैर, आई होप आप समझ गए होंगे ये हो क्या रहा है। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि इस बॉन्ड इंक्लूजन का इंपैक्ट क्या होगा, इसका असर क्या होगा। देखिए, यहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि अभी तक क्या होता था कि जो फॉरेन निवेशक हैं, विदेशी निवेशक हैं, वो भारत के सरकारी बॉन्ड्स में, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते थे। लेकिन इस कदम की वजह से अब यहां पर वो और ज्यादा पैसा निवेश करेंगे। तो जो पहले एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं होती थी वो अब यहां पर हो पाएगी। फिर इसके अलावा सरकार का जो फिजिकल डेफिसिट होता था, करंट अकाउंट डेफिसिट, आपको पता होगा करंट अकाउंट डेफिसिट बेसिकली अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखोगे तो हमारा जो कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह आता है, तो ये तो हमारा पॉजिटिव रहता है हमेशा अगर आप देखिए। लेकिन करंट अकाउंट ज्यादातर हमारा नेगेटिव रहता है। ऑल्दो पिछला वाला जो क्वार्टर गया है वो पॉजिटिव रहा है सरप्राइजिंगली, लेकिन ज्यादातर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में रहता है। इसका मतलब क्यों है? क्योंकि देखिए, हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा कराते हैं गुड्स का, तो इसकी वजह से ही हमारा नेगेटिव में रहता है। तो उसको फाइनेंस करने में ये काफ़ी मदद करेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट होने का मतलब ये हुआ कि भारत से हम डॉलर बाहर भेज रहे हैं ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर इस बॉन्ड के इंक्लूजन से तो डॉलर भारत में आ रहा है, तो उसको फाइनेंस करने में मदद करेगा। और इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हैं जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, जैसे फिच रेटिंग हो गया, उन्होंने कहा कि इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स का बेस है वो डाइवर्सिफाई होगा। क्या होता है कि मान लो अगर मैं कहता हूं आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें आपको सिर्फ 5 ही इन्वेस्टर मिल रहे हैं, ठीक है, आप ही के मोहल्ले के। लेकिन मैं कहता हूं कि आपने एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें आसपास के मोहल्ले के दूसरे शहरों के करीब 20 इन्वेस्टर्स आ गए, तो यहां पर क्या ये डाइवर्सिफाई हो गया ना आपका जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है। तो इसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाइवर्सिफिकेशन आएगा इन्वेस्टर्स का, और इसकी वजह से क्या होगा कि अब देखिए एक बहुत बड़ा इंपैक्ट ये होना है कि सरकार जो इंटरेस्ट पे करती है वो भी थोड़ा सा कम करना होगा। जब किसी भी चीज की वैल्यू बढ़ती है ना, जैसे कि अगर आप सोचिए, अगर कोई यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है, यूएस की सरकार, तो उसको बहुत कम इंटरेस्ट पे करना होता है, उसको हार्डली मान लो सिर्फ 2% इंटरेस्ट पे करना है। लेकिन वही भारत सरकार जब बॉन्ड जारी करती है तो हमें करीब 6% कम से कम इंटरेस्ट पे करना होता है, 6% 7%। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यूएस के ऊपर ज़्यादा भरोसा है कि कोई भी अगर निवेश कर रहा है यूएस के बॉन्ड में तो उसको रिटर्न मिलना ही मिलना है। लेकिन भारत पर उतना भरोसा अभी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप भारत और पाकिस्तान को कंपेयर करो तो पाकिस्तान को तो करीब 10% 12% पे करना होगा, क्योंकि उस पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो इस तरह से सिस्टम जो है पूरा वर्क करता है। तो भारत सरकार जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो भी अब थोड़ा सा कम हो जाएगा, और साथ ही साथ हो सकता है आगे चलकर जो हमारा रेटिंग है वो भी बेहतर हो जाए इसकी वजह से। खैर, अब क्वेश्चन फाइनली ये है कि पैसा तो आ रहा है भारत के अंदर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं, मैंने आपको बताया, लेकिन क्या ये कंसर्न है भारत के लिए? देखो, यहां पर क्या होता है कि जब इतना सारा पैसा आया, अब इसमें एक सिस्टम को समझिए। मतलब मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि 20 बिलियन डॉलर ये हमारे देश के अंदर आया, हमारे मार्केट में आया। अब आपको क्या लगता है आरबीआई क्या करेगी? अब डॉलर तो हमारे मार्केट में आ गया, इंडियन मार्केट में, आरबीआई क्या करती है, उन डॉलर को खरीद लेती है। वो डॉलर मतलब 20 बिलियन डॉलर है, उसमें से 15 बिलियन डॉलर खरीद ली, और उतने का ही जो रुपी है वो सप्लाई कर देती है मार्केट के अंदर। आ रहा है समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे इंडियन मार्केट में जो रुपी का सप्लाई है वो बढ़ गया, लोगों के पास लिक्विडिटी आ गई। तो जब पैसा आया, लिक्विडिटी ज़्यादा बढ़ गई मार्केट के अंदर, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा रहता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा कहीं ना कहीं आरबीआई को, और इसी को लेकर इनफैक्ट आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा भी था कि हमारे पास कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसकी वजह से हम इस तरह के चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब इन्फ्लेशन वगैरह जो आएगा तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम ऐसे ऐसे चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे ताकि इन्फ्लेशन को रोका जा सके। वी विल मैनेज इट, पहले भी हमने किया है, अभी भी हम यहाँ पर करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और फाइनली यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि ये तो हमने कौन से इंडेक्स की बात की, जेपी मॉर्गन के इंडेक्स की, क्या कोई और भी इंडेक्स में भारत के सरकारी बॉन्ड्स को इंक्लूड किया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं 31 जनवरी 2025 से, अगले साल से जनवरी से, जो ब्लूमबर्ग का इमर्जिंग मार्केट लोकल करेंसी गवर्नमेंट इंडेक्स है उसमें भी भारत के सरकारी बॉन्ड्स को इंक्लूड किया जाएगा।
ठीक है। आई होप अब आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है जो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इंक्लूड किया गया है जेपी मॉर्गन इंडेक्स के अंदर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा एक्शन लिया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जब भी एक्सेस लिक्विडिटी होती है मार्केट के अंदर? ठीक है, तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।